दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है वो आखिरी चिट्ठी। ये कहानी आपकी है, ये कहानी हर घर की है, ये कहानी आज के समाज की है, जहाँ पर वृद्धापन की उपेक्षा, आत्मसम्मान की पुकार, इन सारी चीज़ों को एक साथ लगाया गया है। ये कहानी उस माँ-बाप की है, जो अपनी कमाई का एक-एक हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, करियर पे लगा देते हैं। ये कहानी उन बच्चों को है, उन बहू की है, जो कि सफल होने के बाद, करियर सफल पाने के बाद में उन्हीं घर के वृद्ध व्यक्ति को कूड़ा-करकट से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। कहानी शुरू होती इस प्रकार से, दिन का उजाला कमरे में फैला था, फिर भी दीनानाथ जी को चीज़ें धुंधली दिख रही थी। आँखों पर चश्मा था, फिर भी एक कदम जैसे थम सा गया। चोर की आवाज़ आई, दिन में भी दिखाई नहीं देता, चश्मा भी लगाए हो। बहू की कर्कश आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। अभी दीनानाथ जी मंदिर से वापस आए थे। घर में जैसे ही कदम रखा, उनके कानों में कर्कश आवाज़ गूंज गई। सीमा बोलती रही, इतनी मेहनत से फर्श को साफ किया और तुमने फिर से गंदा कर दिया। अब दोबारा मैं साफ नहीं करने वाली। इसे मैं दोबारा करने वाली नहीं हूं। दीनानाथ जी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि निर्मला ने धीरे से उनके हाथ पर हाथ रखा। वही पुराना इशारा, चुप रहो, ताकि घर की शांति बनी रहे। क्योंकि निर्मला जी जानती थी कि दीनानाथ जी के मन में कहने के लिए बहुत कुछ भरा है, लेकिन निर्मला जी हमेशा आगे आ जाती और उनको कहने से रोक देती, ताकि घर की शांति बनी रहे। इन दिनों दीनानाथ और निर्मला अपने बेटे और बहू के व्यवहार से भीतर से टूट चुके थे। लेकिन निर्मला हमेशा दीनानाथ जी को रोक देती थी। शायद उम्मीद के आखिरी धागे बंधे हुए थे। उनको उम्मीद थी, हो सकता है आने वाले समय में बहू बेटे हमको वह सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी दोपहर सीमा जी ने बिजली का बिल लहराते हुए कमरे में प्रवेश किया और संजू की तरफ इशारा करते हुए बोली, देखो ना अपने मम्मी पापा के ठाठ, दिन रात एसी चलता है। इनको ठंड चाहिए, इनको शिमला चाहिए, कश्मीर चाहिए, चले क्यों नहीं जाते? बिल तो हमें भरना पड़ता ना, इन लोगों से क्या मतलब? ये तो एसी की हवा लेकर मस्त हैं। बेटा, संजू ने बिना कुछ कहे इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया। संजू ने जैसे ही सीमा की आवाज सुनी, उसने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और इलेक्ट्रीशियन हाजिर हो गया। अगले पल इलेक्ट्रीशियन, संजू, सीमा, दीनानाथ जी कमरे में पहुंच चुके थे। संजू और सीमा के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी और इलेक्ट्रीशियन ने एसी को खोलकर जमीन पर रख दिया। धीरे से दीनानाथ जी ने कहा, बेटा, मेरे कमरे का एसी क्यों निकाल दिया? संजू ने बड़ी ही नीरसता से कहा, बाबूजी, पंखा है ना, देखते हैं कितनी महंगाई है, बिल कितना आता है, कितना मैं करूंगा, कहां से करूंगा, पैसे पेड़ पर थोड़े उगते हैं। दीनानाथ जी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन निर्मला ने फिर वही शांत रहने का प्रयास कर दिया, क्योंकि वो जानती थी दीनानाथ जी के मन में एक उद्गार भरा हुआ है, ज्वार भरा हुआ है। जिस दिन फूटेगा, सब तहस नहस हो जाएगा। दीनानाथ जी के चेहरे पर क्रोध और ग्लानि के भाव तैरते चले गए। लगे सोचने, क्या यही दिन देखने थे? मन में आया कि आज आर या पार कर दूं, सारी बातें खोल कर रख दूं, सारा हिसाब किताब क्लियर कर दूं। लेकिन फिर निर्मला हर बार जैसे एक दीवार बन करके खड़ी हो जाती थी। अगले शाम की बात है, शाम का समय था। दीनानाथ और निर्मला ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे हुए पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला। दीनानाथ जी ने सर उठा के देखा तो सामने संजू और सीमा खड़े थे। वो लोग अपने पिताजी के पास आए और बोले, पिताजी। संजू की आवाज में आदेश था, यहाँ पर विनती नहीं थी, नम्रता नहीं थी, विनम्रता नहीं थी, आदेश था। पिताजी, सीमा की छोटी बहन रुचि की सगाई अगले हफ्ते है और सीमा के मम्मी पापा सगाई और शादी के लिए हॉल खोज रहे थे, लेकिन कोई हॉल अच्छा मिला नहीं, बड़ी महंगाई है ना। तो मैंने कह दिया, जब मेरे पास इतना बड़ा मकान है, उसके लिए हॉल क्यों ढूंढना? इतने में दीनानाथ जी ने मुंह खोला।
बेटा लेकिन हम दीनानाथ जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन संजू उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और बोलता चला गया। इतना बड़ा आलीशान घर है, सब मेहमान आराम से आ जाएँगे। मुझे पता है, पिताजी मुझे पता है कि आप लोगों को शोर-शराबे से थोड़ा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसलिए आप लोग कुछ दिन के लिए इसी शहर में कोई किराए का मकान ले लीजिए और उसमें रह जाइए, ताकि आपको किसी प्रकार की बाधा ना हो। अब दीनानाथ जी के धैर्य की सीमा टूट चुकी थी। चेहरे पर कठोरता, आंखों में आक्रोश था। लगे बोलने, बेटा अब तक तुम्हारी माँ के कारण मैं सब कुछ सहता रहा, लेकिन अब नहीं। स्वाभिमान को मेरे कोई ठेस पहुंचाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये घर मेरा है, मेरी जिंदगी की कमाई से एक एक ईंट रखी है। इस घर में मेरे सपने हैं, तुम्हारी माँ की हंसी है, और आज तुम कह रहे हो कि मैं किराए के मकान में जाऊं। इस घर में तुम शादी करोगे, सगाई करोगे? वाह बेटा वाह, तुझे लाज भी नहीं आई। मैं कहीं नहीं जाने वाला। दीनानाथ जी ने कठोरता से कहा, दृढ़ निश्चय से कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जो करना है किसी हॉल में करो, मेरे घर में नहीं। संजू फिर भी अड़ा रहा और बोला दृढ़ आवाज में, सगाई तो इसी घर में होगी पिताजी, क्योंकि मैंने अपने ससुराल वालों को वचन दिया है। सगाई इसी में होगी, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। इतना कह कर के रात में सब अपने अपने बेडरूम में चले गए, सोए। सुबह होते ही, जैसे ही सुबह हुई, सीमा और संजू दरवाजा खोल करके बाहर निकल गए और ये बोलते हुए कि आज मुझे दिन भर शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करके सीमा और संजू जब घर वापस आते हैं शाम को, नजारा कुछ और था। नजारा बदला बदला था। जब संजू और सीमा वापस लौटे तो क्या देखा, घर पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था, दरवाजा बंद था। लगा सोचने, कहाँ गए होंगे। सीमा ने चिढ़ते हुए कहा, ये बुढ़े बुढ़ी तो जान की बवाल हो गए हैं। भला बताकर तो जाते, बोल के तो जाते, चाबी देकर के तो जाते। संजू ने अनुमान लगाया, पिताजी शायद चाबी बगल में आंटी के यहाँ देकर गए होंगे। दोनों पहुंच गए पड़ोसी में। पड़ोस में जैसे ही दरवाजे की बेल दबाई, शर्मा आंटी ने दरवाजा खोला और संजू को पहचानते हुए बोली, क्या बात बेटा, इतने उतावले में क्यों हो? संजू ने कहा, पिताजी ने शायद आपके घर पर चाबी रखी होगी, वही लेने आया हूं। आंटी ने कहा, रुको देखती हूं। इतना कह के पीछे मुड़ी और फिर अगले ही पल चाबी लेकर के दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन चाबी के साथ साथ में एक कागज का टुकड़ा भी था। चाबी और कागज टुकड़ा दोनों संजू ने अपने हाथ में ले लिया। सीमा ने पूछा, इसमें क्या लिखा है, ये कागज टुकड़ा कैसा? संजू ने कहा, रुको पढ़ता हूँ। संजू खोल करके उसे पढ़ने लगा। सीमा ने कहा, जरा जोर जोर पढ़ो ताकि मैं भी सुन लूं। अब संजू ने उस चिट्ठी को बड़ी ही अच्छे से पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, बेटा संजू, हम लोग बिना बताए चले आए, क्योंकि अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। वैसे ये चिट्ठी मैं गुस्से में नहीं लिख रहा हूँ, मैं बड़े ही प्यार से लिख रहा हूँ। ये चाबी जो आपके हाथ में है, ये इस मकान की नहीं है, अपने घर की नहीं है, बल्कि यह चाबी उस घर की है जो मैंने इसी शहर के अंतिम छोर पर लिया है, तुम्हारे लिए किराए पर। इस मकान का किराया केवल 15,000 रुपए है, और जो शायद तुम देख सकते हो, 15,000 रुपए देने की हुकूमत आपकी है। अगर पसंद आए तो आराम से रहना, और पसंद न आए तो सीमा के साथ मिलकर के कोई नया मकान देख लेना। रहा सवाल इस घर का, तो बेटा इस घर को मैंने एक ट्रस्ट को दान दे दिया है, जो कि यहाँ पर आगे चल के वृद्धाश्रम बनाएगा। फिलहाल अभी हम लोग हरिद्वार में 1 महीने के लिए हैं। 1 महीने बाद वापस लौट कर आएँगे। उसी वृद्धाश्रम में रहेंगे, जहाँ पर कि मैंने अपने घर दिया है बनाने के लिए। और बेटा संजू, तुम सोच रहे होगे कि शायद हम बुरा मान गए, लेकिन नहीं, अब हमने खुद को पहचान लिया है। अब हम वही रहेंगे जहाँ सम्मान के साथ सांस ले सकें, और शायद कभी-कभी तुम्हें भी हमारी कमी महसूस होगी। और इतना पढ़ते ही संजय की पैरों से
नीचे ज़मीन खिसक गई। संजू की आँखों में उस कागज़ की इबारतों से हट नहीं रही थी। हाथ-पैर काँप रहे थे और मन शायद पहली बार शर्म से झुक गया था। आज उसे अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था।